नमस्कार ईपीएस के पेंशन धारकों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वक्त की पेंशन धारकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट 3 बड़ी अपडेट निकल कर सामने आ चुकी हैं, जिसके बारे में दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, पहली बड़ी अपडेट की बात करें तो दोस्तों पेंशन को लेकर ईपीएफओ और सरकार को मिले सुझाव। जी हाँ दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशन योजना की बात करें तो दोस्तों पेंशन को लेकर कर्मचारी भविष्य निधि और सरकार को 4 सुझाव मिले हैं। पेंशन योग्य वेतन सीमा में संशोधन से ही बढ़ेगा पेंशन धारकों की पेंशन का पैसा। तो आखिरकार दोस्तों पेंशन धारकों की पेंशन का पैसा कैसे मिलेगा और दोस्तों कर्मचारी भविष्य निधि और साथ ही साथ सरकार को क्या सुझाव दिए गए हैं, इसके बारे में भी दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों बात करेंगे ईपीएस 95 हायर पेंशन योजना को लेकर बड़ी खबर आ रही है। वहीं दोस्तों दिल्ली हाई कोर्ट से हायर पेंशन की याचिका पर बड़ी खबर है। ईपीएफओ के खिलाफ पेंशनर्स ने खोला मोर्चा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर जो है पेंशन भोगियों ने मोर्चा खोल रखा है और दिल्ली हाईकोर्ट की याचिका पर दोस्तों पेंशन पर बड़ी खबर निकल कर आ रही है। तो इसके बारे में भी दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। वहीं दोस्तों पेंशन को लेकर मोहन यादव सरकार का बड़ा फैसला। नेशनल पेंशन सिस्टम ने कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद मिलेगी भारी भरकम पेंशन। तो आखिरकार अब छप्पर फाड़ पेंशन अब सभी को कैसे मिलेगी, इसको लेकर दोस्तों मोहन यादव का क्या बड़ा फैसला है, इसके बारे में भी आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। वहीं दोस्तों आप सभी ईपीएस 95 पेंशन भोगियों की हायर पेंशन को लेकर वेतन के अनुपात में पेंशन का भुगतान कैसे होगा, इसको लेकर दोस्तों आप सभी के लिए लोकसभा के अंदर बड़ी खबर आई। वहीं दोस्तों श्रम और रोजगार मंत्रालय के अंदर श्रम और रोजगार मंत्री शोभा करंदलाजे के साथ बड़ी बैठक समाप्त हो चुकी है, जिससे पेंशन धारकों को लेकर बड़ी खबर हाल फिलहाल में सामने आ चुकी है, जिसमें दोस्तों ईपीएस 95 पेंशन को प्रोराटा पेंशन को लेकर दोस्तों नया नोटिफिकेशन आया है। तो दोस्तों इसके बारे में भी आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो दोस्तों पेंशन धारकों से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों की चर्चा इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं, इसीलिए आप सभी पेंशन धारकों से निवेदन है कि दोस्तों आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें। साथ ही साथ दोस्तों हमारे चैनल पर अगर नई हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो के अंदर पेंशन धारकों से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं, इसलिए आपसे निवेदन रहेगा कि वीडियो आप लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए पहली बड़ी खबर की बात करते हैं, जो कि दोस्तों ईपीएस 95 पेंशन योजना को लेकर है। पेंशन को लेकर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन और सरकार को 4 सुझाव मिले हैं। पेंशन योग्य वेतन सीमा में संशोधन से ही बढ़ेगा पैसा। तो आखिरकार कैसे बढ़ेगा पैसा, कैसा संशोधन होना चाहिए और 4 सुझाव क्या हैं, इसके बारे में चलिए जानते हैं। दोस्तों ईपीएस 95 पेंशन विवाद जारी है। पेंशनर्स ने सरकार को 4 सुझाव दिए हैं। पेंशन योग्य वेतन सीमा का संशोधन, न्यूनतम पेंशन में सुधार, फंड का एक्चुअरी मूल्यांकन और ईपीएस 95 फंड का अधिक रिटर्न देने वाले साधनों में से इससे दोस्तों पेंशन भोगियों की आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है। ईपीएस 95 पेंशन योजना को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। सरकार और पेंशन भोगियों के बीच सीधी लड़ाई चल रही है, जिससे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन पर गुस्सा उतारा जा रहा है। पेंशनर्स को सरकार से बड़े आश्वासनों की उम्मीद थी, जो कि पूरी नहीं हो पाई। अब पेंशनर्स खुद सरकार को कई सुझाव दे रही हैं, जिससे पेंशन भोगियों को लाभ मिल सके। तो सरकार पर पेंशनर्स का गुस्सा, साथ ही में दोस्तों क्या सुझाव हैं। पेंशनर्स आंदोलन से जुड़े एक पेंशनर्स ने सोशल मीडिया के हिसाब से आप सभी के लिए बड़ा आदेश दिया है। उन्होंने लिखा है कि मेरे हिसाब से ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए सरकार को ठोस पहल करनी चाहिए। उन्होंने 4 बिंदुओं को बताया कि कैसे पेंशन भोगियों का यहाँ पर भला हो सकता है। तो चलिए दोस्तों 4 बिंदुओं को जानते हैं। पहला है दोस्तों पेंशन योग्य वेतन सीमा का संशोधन। सरकार को पिछले संशोधन यानी कि दोस्तों 1 सितंबर 2014 में मुद्रास्फीति और वेतन वृद्धि को ध्यान में रखते हुए पेंशन योग्य वेतन सीमा में संशोधन करना चाहिए। इससे पेंशन की राशि में वृद्धि हो सकती है और पेंशन भोगियों को अधिक लाभ मिल सकता है। दूसरा है न्यूनतम पेंशन का संशोधन। जी हाँ दोस्तों, कल्याणकारी उपाय के रूप में बजटीय सहायता के साथ बुजुर्ग पेंशन भोगियों को कुछ राहत देने के लिए न्यूनतम पेंशन को संशोधित किया जाना चाहिए। इससे उन्हें बेहतर जीवन यापन का मौका मिलेगा। तीसरा है दोस्तों फंड का एक्चुअरी मूल्यांकन। जी हाँ दोस्तों, नवीनतम स्थिति का पता लगाने के लिए फंड का एक्चुअरी मूल्यांकन किया जाना चाहिए। इससे फंड पर वर्तमान स्थिति स्पष्ट हो सकती है और आवश्यक सुधार किए जा सकते हैं। वहीं चौथा है दोस्तों ईपीएस फंड का निवेश। जी हाँ दोस्तों, ईपीएस फंड को अधिक रिटर्न देने वाले साधनों
संसाधनों में निवेश किया जाना चाहिए। इससे शुरुआती सेवानिवृत्ति लोगों की मृत्यु के कारण सरकार पर सब्सिडी का बोझ धीरे धीरे कम हो जाएगा और फंड की स्थिति भी यहाँ पर मजबूत हो जाएगी। देखिए, पेंशनर्स की मांगे सरकार और ईपीएफओ के लिए चुनौती बन चुकी है। यदि इन सुझावों को ध्यान में रखा जाता है तो पेंशन भोगियों को काफी राहत मिल सकती है और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है। ईपीएस 95 पेंशन योजना को लेकर पेंशनर्स और सरकार के बीच ये जो तनाव है, इसको लेकर दोस्तों आप सभी के लिए 4 सुझाव आई हैं। पेंशन भोगियों की समस्याओं का कैसे ये समाधान हो सकता है, इसके लिए सरकार क्या कदम उठाएगी और क्या बड़ी खबर होगी, हम आपको इसी चैनल के माध्यम से देने की कोशिश करेंगे। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए अब अगली बड़ी खबर की ओर चलते हैं। जी हां दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशन योजना को लेकर अगली बड़ी खबर है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के खिलाफ पेंशन भोगियों ने खोला मोर्चा। दिल्ली हाईकोर्ट से हायर पेंशन याचिका पर बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। ईपीएस 95 हायर पेंशन को लेकर ईपीएफओ के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में कानूनी लड़ाई जारी है। एफसीआई कर्मचारियों ने उच्च पेंशन की मांग की है। ईपीएफओ ने याचिका को क्लब करने की मांग की और अगली सुनवाई दोस्तों 23 अगस्त को होने वाली है। जहां कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के तहत उच्च वेतन पर हायर पेंशन को लेकर कानूनी लड़ाई तेज हो चुकी है। आपको बता दें कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के खिलाफ कई पेंशन भोगियों ने मोर्चा खोल रखा है, जिनकी याचिकाएं दिल्ली हाईकोर्ट में दायर की गई है। पेंशन भोगियों की तरफ से 2 याचिकाओं पर ईपीएफओ ने 2 मामलों को एक साथ सुनने के लिए आवेदन दिया है। ईपीएफओ का कहना है कि दोनों याचिकाएं एक ही मामले से संबंधित है, इसलिए इन्हें क्लब कर दिया जाए और अगली सुनवाई 23 को निर्धारित की गई है, जहां पर दोनों केस की सुनवाई एक साथ होने की संभावना है। जी हां दोस्तों, भारतीय खाद्य निगम के सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने ईपीएफओ के खिलाफ उच्च पेंशन के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, रेस्टोरेशन फेडरेशन और एफसीआई रिटायरमेंट वेलफेयर एसोसिएशन की यह याचिकाएं दायर की गई है। ईपीएफओ और एफसीआई के बीच ट्रस्ट विवाद चल रहा है, जिसके ट्रस्ट के नियमों और ईपीएफओ के नियमों का उल्लंघन का आरोप लगाया जा रहा है। यहाँ पर जो है कर्मचारी पेंशन योजना को लेकर नियम 11(3) के बेसिक और डीए पर 8.33% सैलरी फंड में जमा किया जाता है। उनका कहना है कि 3 दिसंबर 2006 को ईपीएफओ को पत्र लिखा गया था, उच्च पेंशन के लिए निवेदन किया गया था, लेकिन ईपीएफओ ने यह निवेदन स्वीकार नहीं किया। ईपीएफओ का यह तर्क था कि 1 अप्रैल 2004 के बाद आवेदन लेना बंद कर दिया, जबकि एफसीआई ने 2006 में आवेदन किया था। दोस्तों, ईपीएस 95 राष्ट्रीय संघर्ष समिति रायपुर के अध्यक्ष अनिल नावदेव ने दोस्तों हमसे बातचीत में बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ईपीएफओ को इस समय सीमा तय करने की बात की खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 2022 के आदेश में कहा था कि सभी कर्मचारी हायर पेंशन के हकदार हैं। अगर ईपीएफओ ने किसी हायर पेंशन फॉर्म को रिजेक्ट किया है तो उनका अधिकार दिया जाएगा। कर्मचारी अपने पीएफ फंड से पैसा निकालकर डिफरेंस अमाउंट जमा कर सकते हैं और दोस्तों यहाँ पर फॉर्मूले के आधार पर हायर पेंशन प्राप्त कर सकती हैं। दोस्तों, ईपीएफओ ने दावा किया कि एफसीआई के 26(6) की औपचारिकता पूरी नहीं की थी, जिससे सैलरी बढ़ने पर ईपीएफओ को सूचित होता है। बढ़ी हुई सैलरी से 8.33% रकम पेंशन फंड में डाली जा रही है। एफसीआई का यह कहना है कि इसकी कोई आवश्यकता यहाँ पर नहीं थी। ये मामला उच्च न्यायालय में विचाराधीन है और सभी की नजरें 23 अगस्त की सुनवाई पर टिकी हुई है। पेंशन भोगियों की उम्मीद की उच्च न्यायालय से उन्हें न्याय मिलेगा और उन्हें उच्च पेंशन की मांग उनकी पूरी की जाएगी। ये दोस्तों पेंशन धारकों की बड़ी उम्मीद न्यायालय से लगी हुई है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करें तो पेंशन को लेकर मोहन यादव का बड़ा फैसला। एनपीएस कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद मिलेगी भारी भरकम पेंशन। नेशनल पेंशन सिस्टम लागू होने के बाद केंद्र सरकार अपने हिसाब से फंड मैनेजर चुकाने की विकल्प की सुविधा 2019 में ही दे चुकी है, लेकिन मध्य प्रदेश में इस समय लागू करने का फैसला लिया गया है। नए फैसले में अब कर्मचारी के हिसाब से फंड मैनेजर का सिलेक्शन कर पेंशन के अंशदान को इसमें निवेश कर सकेंगे। जी हां दोस्तों, नेशनल पेंशन सिस्टम लागू होने की रिटायरमेंट के बाद कम पेंशन मिलने की कर्मचारियों की शिकायत को देखते हुए मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार ने एक नया रास्ता निकाला है। राज्य सरकार की इस पहल से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के कर्मचारियों की बहुत भारी भरकम राशि मिलेगी। राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश के 4 लाख एनपीएस कर्मचारियों को फंड मैनेज करने का चुनाव की अनुमति दे दी है। इससे अब कर्मचारी अपने हिसाब से फंड का मैनेजर सेलेक्ट कर सकते हैं और पेंशन के अंशदान को इसमें निवेश कर सकते हैं, जिससे उन्हें दोस्तों बढ़ी हुई पेंशन का फायदा मिल सकेगा। तो मोहन यादव सरकार का ये छप्पर फाड़ पेंशन वाला फैसला अब निकल कर सामने आ चुका है। तो दोस्तों अगर वीडियो की जानकारी आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें।